Welcome to ABC Campus. Our subject is CAF 3 Business Law, Chapter number 11, Introduction to Company and Incorporation Process. 8th video on the topic Revocation of License, Association Not for Profit. In the last video, we covered how to get the license for Association Not for Profit, and now revocation of license and its consequences will be discussed in this video. From ICAP Study Text 2020, and I am your facilitator, Kashif Adeek. So, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को लाइसेंस जो मिलता है वो सर्टेन कंडीशंस पर मिलता है, और रिवोक होने का मतलब है कि लाइसेंस कैंसिल कर दे। तो लाइसेंस ग्रांट कौन करता है? लाइसेंस ग्रांट करता है एसईसीपी, और लाइसेंस को रिवोक या कैंसिल भी कौन कर सकता है? एसईसीपी। द कमीशन मे एट एनी टाइम बाय ऑर्डर इन राइटिंग रिवोक अ लाइसेंस ग्रांटेड विद सच डायरेक्शन एज इट मे डीम फिट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट। अब जो रीजंस हो सकती हैं रेवोकेशन की वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। The company or its management has failed to comply with any of the terms or conditions subject to which a license is granted। तो जिन शराइत पर लाइसेंस दिया गया था, अगर उन शराइत को कंपनी पूरा नहीं करती तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। कोई भी जो रिक्वायरमेंट थी रेलिवेंट लॉ की जो उन्हें पूरा करनी चाहिए थी, अगर वो पूरी नहीं करते तब भी उनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। तो एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड और एनी रेलिवेंट रेगुलेशंस आर नॉट मेट और कंप्लाइड विद, या फिर कंपनी के जो मामलात हैं वो ऐसे चलाए जा रहे हैं, इस तरीके से चलाए जा रहे हैं जो प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट है, यानी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट हैं, जिसमें जनरल पब्लिक का फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है, उनको नुकसान पहुंचाने वाले वे में उसके मामलात चल रहे हैं, तो तब भी उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। कंपनी हैज़ मेड अ डिफ़ॉल्ट इन फाइलिंग with the registrar its financial statement or annual returns for immediately preceding 2 consecutive financial year। सो कंजेक्टिव 2 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा नहीं करवाते रजिस्ट्रार को, या एनुअल रिटर्न जमा नहीं करवाते, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जब नहीं होती तो ये भी एक डाउट की बात होती है, और जो है ऐसी सिचुएशन में भी डिफ़ॉल्ट की सूरत में लाइसेंस रिवोक हो सकता है। द कंपनी हैज़ एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट, sovereignty and integrity of Pakistan, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट। तो कोई भी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट इस वे में एक्ट कर रही है जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी या इंटेग्रिटी के अगेंस्ट है, या पाकिस्तान की सिक्योरिटी के अगेंस्ट है, या पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों से जो ताल्लुकात हैं उनको नुकसान पहुंचा रहा है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में भी नुकसान पहुंचेगा तो पाकिस्तान का ही नुकसान है। तो इस तरह के भी अगर उसमें इन्वॉल्व हैं तो दैट वुड बी रीज़न फॉर रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस। और अगर कंपनी के जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 3 से कम हो जाएं, क्योंकि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट एक पब्लिक कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर 3 होते हैं, तो 3 से अगर कम हो जाएंगे तो फिर ऐसी कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं कि जी कंपनी इज कंसीव्ड और ब्रॉड फॉर्थ फॉर और इज और हैज़ बीन कैरिंग ऑन अनलॉफुल और फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज। सो अगर कंपनी अनलॉफुल और फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो तब भी उसको, या उस ये पता चलता है कि इंटेंशन ये थी कि अनलॉफुल और फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करें, तो फिर उसका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। Run and managed by person who fail to maintain proper and true accounts or they commit fraud, misfeasance। मिसफीसेंस होता है जब आप अपनी लीगल अथॉरिटी का कोई गलत इस्तेमाल करते हैं। मॉल फीसेंस होता है जब कोई पब्लिक ऑफिशियल यानी सरकारी मुलाजिम के तौर पे या इस तरह से किसी पब्लिक पोजीशन पर होते हुए जो है अपनी अथॉरिटी का और अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करे और करप्शन या इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व। तो अगर ऐसे लोग हैं जो उसको मैनेज कर रहे हैं तो तब भी उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। रन एंड मैनेज बाय पर्सन हु आर इन्वॉल्व इन टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। सो इलीगल सोर्स से कमाए हुए पैसे को प्रोसेस करने के लिए, उसे लीगल सोर्स का शो करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है, और टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं अगर वो फाइनेंशियली तो ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग कहलाएगा। तो अगर इसके अंदर भी वो लोग इन्वॉल्व हैं तो फिर भी वो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट जो है उसका लाइसेंस रिवोक कर दिया जाएगा। Managed by persons who refuse to act according to the requirement of memorandum or articles or provisions of Companies Act, or fail to carry out the direction or decision of the commission or the registrar, जो उन्हें कमीशन और रजिस्ट्रार डायरेक्शन देते हैं उनके मुताबिक काम नहीं करते, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के मुताबिक काम नहीं कर रहे, या कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम नहीं कर रहे, तो भी उनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। या वो कोई काम नहीं कर रहे, नॉट कैरिंग ऑन इट्स बिजनेस और इज नॉट इन ऑपरेशन फॉर 1 ईयर,
तो बगैर काम किए अगर एक एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट बना के रखी हुई है तो ऐसा नहीं कर सकते आप, यू हैव टू वर्क ऑन दैट। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट होगी जो पूरी करनी होगी, अदरवाइज लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। और लास्ट में एक जनरल रीज़न है कि इट इज़ जस्ट एंड इक्विटेबल दैट द लाइसेंस शुड बी रिवोक्ड, यानी कमीशन का ये ख्याल है कि इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक जो सिचुएशन है उसमें ये लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए। अब सिचुएशन ये होती है कि जब SCCP लाइसेंस कैंसिल करना चाहता है तो उससे पहले कमीशन जो है वो कंपनी को एक नोटिस देता है जो राइटिंग में होता है, ऑफ इट्स इंटेंशन टू डू सो एंड शैल अफोर्ड द कंपनी एन अपॉर्चुनिटी टू बी बीइंग हर्ड। तो कंपनी को एक मौका दिया जाता है कि SCCP के सामने वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, और हो सकता है कि वो SCCP के सामने अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें तो SCCP फिर उनका लाइसेंस कैंसिल ना करे, और ये भी हो सकता है कि उस पॉइंट ऑफ व्यू को जानने के बावजूद SCCP का ये पर्सपेक्टिव हो कि लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर इशू ये था कि 2 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं जमा करवाई गई और उस बेस पर SCCP लाइसेंस कैंसिल करने का नोटिस देता है, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा करवा देते हैं और कोई रीज़न बताते हैं कि जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिले हो गई थी, जो कि SCCP को लगता है कि एक सिचुएशन के हिसाब से एक मुनासिब रीज़न है, तो हो सकता है कि वो उनका लाइसेंस कैंसिल ना करें। और मे बी देर माइट भी सिचुएशंस के जिसमें लगे कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग थी, मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व थी, और ऐसी सिचुएशन में कोई भी जो जवाब है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो उनका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया जाए। अब लाइसेंस जब कैंसिल हो जाता है तो फिर क्या होगा? ऑन रेवोकेशन ऑफ अ लाइसेंस ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बाय द कमीशन, कंपनी शैल स्टॉप ऑल इट्स एक्टिविटीज एक्सेप्ट द रिकवरी ऑफ मनी ओड टू इट। जो लोगों से पैसा लेना है, कोई से कोई रिकवरी करनी है तो वो कर सकते हैं, उसके अलावा अपनी तमाम एक्टिविटीज खत्म कर देंगे। द कंपनी शैल नॉट सॉलिसिट और रिसीव डोनेशन फ्रॉम एनी सोर्स, ना किसी से डोनेशन मांगेंगे, सॉलिसिट नहीं करेंगे मतलब मांगेंगे नहीं, ना ही रिसीव करेंगे। ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी आफ्टर सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल डेट्स एंड लाइबिलिटीज, यानी नेट एसेट, शैल बी ट्रांसफर टू एन अदर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, एक और नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को दे दी जाएंगे, प्रेफरेबली हैविंग सिमिलर और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल अगर जिस कंपनी को का लाइसेंस रिवोक किया गया है वो इन्वॉल्व थी एजुकेशन में, तो जो दूसरी नॉट फॉर प्रॉफिट को एसेट ट्रांसफ़र किए जाएंगे वो भी ऐसी होनी चाहिए जो एजुकेशन के लिए इन्वॉल्व हो। इसी तरह अगर हेल्थ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी तो दूसरी कंपनी भी ऐसी होनी चाहिए जो हेल्थ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, और ये होगा विद इन 90 डेज फ्रॉम द रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस, और सच एक्सटेंडेड पीरियड एज मे बी अलाउड बाय द कमीशन, यानी 90 डेज का पीरियड एक्सटेंड भी हो सकता है। हाउएवर अ रीजनेबल अमाउंट टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग, क्योंकि कंपनी को बंद किया जाएगा और कंपनी को बंद करने के लिए एक प्रोसीजर होता है विच इज कॉल्ड वॉलंटरी वाइंडिंग अप। जब कोर्ट के थ्रू होती है तो दैट इज कॉल्ड कंपल्सरी वाइंडिंग अप, जब खुद एप्लीकेशन देकर उसको बंद करते हैं तो दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी वाइंडिंग अप। उसमें रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन वगैरह भी देनी होती है, उसकी फीस वगैरह भी होती है। एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार फॉर स्ट्राइकिंग द नेम ऑफ द कंपनी, कि कंपनी का नाम जो है रजिस्टर से ख़त्म कर दें, तो इतने पैसे रख सकते हैं एसेट्स में से, इतने पैसे रख के बाकी सारे जो एसेट्स हैं वो 90 डेज़ के अंदर एक और एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो पहले तो कंपनी अपनी तमाम एक्टिविटीज़ रोक देगी सिवाय रिकवरी ऑफ मनी के, ना कोई डोनेशन मांगेगी ना रिसीव करेगी। जितने भी एसेट्स हैं लाइबिलिटीज़ के बाद जो नेट बच जाएंगे वो 90 डेज़ के अंदर उसमें से नेसेसरी एक्सपेंसेस भी रख के 90 डेज़ के अंदर एक और एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देगी जिसके ऑब्जेक्ट सिमिलर या आइडेंटिकल। इसके बाद जब रिक्वायरमेंट्स जो हमने पढ़ी पहले लास्ट स्लाइड पर, तो उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स थी उनकी कंप्लायंस के बाद बोर्ड ऑफ कंपनी जो है वो 15 दिन के अंदर, जब क्राइटेरिया पूरा कर लिया होगा तो 15 दिन के अंदर एक रिपोर्ट देगा रजिस्ट्रार को, जिसमें वो तमाम इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट देंगे कि जी ये सिचुएशन हमने पूरी कर ली। फिर रजिस्ट्रार उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करेगा और उसके 30 डेज़ के अंदर जब कंपनी जो है वो रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी और रजिस्ट्रार जो है ना उसको एक्सेप्ट कर लेगा, द बोर्ड शैल इनिशिएट नेसेसरी प्रोसीडिंग फॉर वाइंडिंग अप। तो जो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट जिसका लाइसेंस कैंसिल हुआ है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रोसीडिंग शुरू करेंगे, कंपनी की वाइंडिंग अप का प्रोसीजर शुरू करेंगे वॉलंटरली, और जहाँ पे कोई एसेट और लाइबिलिटीज़ ना हो तो डायरेक्ट वो रजिस्ट्रार को रिक्वेस्ट दे देंगे कि कंपनी का जो नाम है वो रजिस्टर से ख़त्म कर दिया जाए, कंपनी को ख़त्म कर दिया जाए। जब कंपनी का लाइसेंस ही ख़त्म हो गया तो ऐसी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को अब अल्टीमेटली बिल्कुल ख़त्म होना होगा। अब एक सिचुएशन ये आती है कि अगर एक एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का लाइसेंस कैंसिल करता है कमीशन,
और वो कंपनी ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करती, तो कमीशन अपॉइंट कर सकता है एक एडमिनिस्ट्रेटर, यानी एक ऑफिशियल, जो उस कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करेगा, वो उस कंपनी के जो का कंट्रोल ले लेगा ज़बरदस्ती, उसके अफेयर्स को मैनेज करेगा और उसकी वाइंडिंग अप के प्रोसीजर को शुरू करवा देगा। फिर ऐसी कंपनी जो जिसका लाइसेंस रिवोक हुआ होता है और वो वाइंड अप हुई होती है, तो और उसके एसेट ट्रांसफ़र हुए होते हैं, सो उसके जो मेंबर और ऑफिसर्स होंगे और उनके जो फैमिली मेंबर, वो एलिजिबल नहीं होंगे न्यू कंपनी के अंदर कोई भी ऑफिस होल्ड करने के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सच। तो एक मिसाल लेते हैं कि एक्स कंपनी, वाई कंपनी, तो एक्स कंपनी का जो है वो लाइसेंस रिवोक हो गया और इसने अपने सारे एसेट्स वाई कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिए। सो एक्स कंपनी के जो मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं और इन दोनों के जो फैमिली मेंबर्स हैं, इन सब पे रिस्ट्रिक्शन है फॉर 5 years कि ये वाई कंपनी के अंदर कोई ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, वाई कंपनी में डायरेक्टर ऑफिसर वगैरह नहीं बन सकते, क्योंकि अगर इनका लाइसेंस कैंसिल हुआ था तो फिर आगे ये किसी और जो जिस कंपनी को ऐसे ट्रांसफ़र हुए हैं उसके अंदर भी ये सारी पोजीशंस नहीं ले सकते। तो यहाँ तक बात को पढ़ने के बाद थोड़ा सा इस पूरी बात को सम अप करते हैं, और सम अप हम करेंगे इलस्ट्रेशन के थ्रू। तो अगर एससीसीपी लाइसेंस कैंसिल करता है तो सबसे पहले तो कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, कंपनी को मौका दिया जाएगा कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख सकें। उसके बाद एक चीज़ तो ये हो सकता है कि रेवोकेशन रिवर्स कर दी जाए, रेवोकेशन रिवर्स हो गई तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि रेवोकेशन कंटिन्यू की जाए और रेवोकेशन फिर भी कर दी जाए कमीशन की तरफ से। अब अगर रेवोकेशन हो जाती है तो कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट क्या होंगी, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट जिसका लाइसेंस रिवोक किया गया उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होंगी। तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये होगी कि वो अपनी तमाम एक्टिविटीज़ रिकवरी के अलावा बंद कर देंगे, वो कोई डोनेशन सॉलिसिट या रिसीव नहीं करेंगे, वो अपने तमाम एसेट और लाइबिलिटी एक और एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देंगे। कुछ वाइंडिंग अप एक्सपेंस रख सकते हैं, 90 डेज़ के अंदर ये काम करना होगा और ये टाइम एक्सटेंडेबल है कमीशन के अप्रूवल से। जब ये सारा काम कर लेंगे तो रजिस्ट्रार को एक रिपोर्ट सबमिट करवाएंगे विद इन 15 डेज़ के जो ये ऊपर की रिक्वायरमेंट्स हैं 3 ये पूरी हो गई हैं और उसकी एक रिपोर्ट सबमिट करवा दीजिए। वो रिपोर्ट जब रजिस्ट्रार एक्सेप्ट कर लेगा तो 30 डेज़ के अंदर कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए जो प्रोसीजर है उसको शुरू कर दिया जाएगा। अब एक सिचुएशन ये आती है कि अगर कंपनी जो प्रोसीजर पूरा करना था और रिपोर्ट जमा करवानी थी इसमें डिफ़ॉल्ट कर देती है, तो अगर डिफ़ॉल्ट कर देती है तो फिर एससीसीपी एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेगा और वो भी वाइंडिंग अप के प्रोसीजर को ही फॉलो करेगा। तो अल्टीमेटली कंपनी जो है वो वाइंड अप हो जाएगी, और जब कंपनी वाइंड अप हो जाएगी तो जो कंपनी वाइंड अप हुई है उसके मेंबर्स, डायरेक्टर्स और उनके फैमिली मेंबर्स पे 5 साल की रिस्ट्रिक्शन है कि वो ट्रांसफरी कंपनी जिसको शेयर ट्रांसफर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो हैं वो ट्रांसफ़र किए गए थे उसे हम कहेंगे ट्रांसफरी कंपनी। तो ट्रांसफरी कंपनी के अंदर वो कोई ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते फॉर नेक्स्ट 5 years। सो अब इसको कुछ हम पास्ट एग्ज़ाम और एग्जाम्पल्स पर देखते हैं अप्लाई करके। तो ये स्प्रिंग 20 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। द लाइसेंस ऑफ कैंसर रिसर्च एसोसिएशन इशूड अंडर सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट was revoked by the commission as the affairs of CRA were conducted in a manner prejudicial to public interest। तो ये एक रीज़न गिवन है लॉ में। अंडर द कंपनीज एक्ट ब्रीफली डिस्कस द इफेक्ट ऑफ रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस ऑन CRA, इट्स मेंबर्स एंड ऑफिसर्स। तो तीनों के ऊपर आपने इफेक्ट बताना है। तो एज सच ये बहुत ज़्यादा सिनेरियो बेस्ड नहीं है, इसमें आपने वही पॉइंट्स जो भी हमने पढ़े थे उन्हीं को आपने मेंशन करना होगा। सो CRA जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ स्टॉप कर देगी सिवाय रिकवरी के, सॉलिसिट और रिसीव नहीं करेगी डोनेशन और अपने एसेट्स को भी ट्रांसफ़र कर देगी विद इन 90 डेज। रीजनेबल अमाउंट एक्सपेंसेस के लिए रख सकती है। मेंबर्स और ऑफिसर्स पर क्या इफेक्ट है, तो मेंबर्स और ऑफिसर्स और उनके फैमिली मेंबर्स पर यह इफेक्ट है कि वो ट्रांसफरी कंपनी के अंदर कोई भी ऑफिस होल्ड करने के लिए एलिजिबल नहीं है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सच एसेट। तो 3 पॉइंट्स जो कंपनी पर इफेक्ट हैं और जो एक पॉइंट डायरेक्टर्स एंड
ऑफिसर्स एंड मेंबर्स के ऊपर इफेक्ट है, वो भी आपने मेंशन कर देना है। एक और सिचुएशन है, द मैनेजमेंट ऑफ शरीर जनरल हॉस्पिटल, अ कंपनी फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 42 ऑफ द कंपनी एक्ट, रिसीव शो काज नोटिस फ्रॉम द कमीशन ऑफ इट्स इंटेंशन टू रिवोक द लाइसेंस because the commission is satisfied that affairs of SGH are conducted in a manner prejudicial to public interest. SGH management was unable to defend their position. यानी जो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी गई उसको वो सही यूज नहीं कर सके, अपना कोई कन्विंस नहीं कर सके कमीशन को, एंड फाइनली द कमीशन रिवोक्ड SGH लाइसेंस ऑन 30th January 2020 एंड ऑर्डर ट्रांसफर ऑफ ऑल इट्स एसेट बाय 8th April 2020। और उसने फिर अपने जो एसेट्स हैं वो बाय 8th April ट्रांसफ़र कर दिए। तो ये विद इन 90 डेज ही है। SGH management transfer all the asset to Good Eye Hospital, a company formed under section 42 of the Companies Act on 3rd April 2020। तो कमीशन ने ऑर्डर किया कि भाई जी 8 अप्रैल तक करें, उन्होंने 3rd अप्रैल को ही कर दी। In the light of provision of Companies Act, the members and officer of SGH shall not be eligible to hold any office in GH for a period of 5 years। यानी इस दिन से 5 साल काउंट कर लेते हैं, एज्यूमिंग दैट कि इसी दिन पे वाइंडिंग अप हो गई है। तो 5 ईयर्स का टाइम कैलकुलेट करेंगे तो 2 अप्रैल 2025 तक, 2020 से 2025 5 ईयर्स तक के लिए रिस्ट्रिक्शन है। तो मेंबर्स और डायरेक्टर्स जो हैं वो नेक्स्ट इस डेट तक उस कंपनी के अंदर, जो ट्रांसफरी कंपनी है गुड आई हॉस्पिटल, उसके अंदर कोई पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।